कभी सोचा है कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है? मतलब ये कोई तैयार किताब तो है नहीं जो हमें मिल जाती है। आज हम एक तरह की जासूसी करने वाले हैं और हमारा केस है मध्यकालीन बिहार। चलिए पता लगाते हैं कि इतिहासकार अतीत के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी कैसे बनाते हैं। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। इसे एक रहस्य समझिए जिसे हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। ये पूरी पड़ताल एक जासूसी कहानी की तरह होने वाली है जिसमें हम सुरागों की तलाश करेंगे। तो फिर शुरू करें अपनी जांच। तो ये रहा हमारी जांच का पूरा प्लान। सबसे पहले हम इतिहास की पहेली को समझेंगे, फिर हम पुरातात्विक सुराग और लिखित साक्ष्य पर गौर करेंगे, और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, इन सब को मिलाकर कहानी को कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, इतिहास की पहेली। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इतिहास कोई बनी बनाई चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है जिसे अलग अलग सबूतों के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बिल्कुल, ये कोई खत्म हो चुकी कहानी नहीं है जिसे बस पढ़ना है। ये एक पहेली है जिसे उन सुरागों से जोड़ा जाता है जो वक्त पीछे छोड़ गया है। तो अतीत को समझने के लिए हमें पहले उन ऐतिहासिक स्रोतों को समझना होगा जिनके सहारे इतिहासकार काम करते हैं। यही तो वो सुराग हैं जो हमें इस दौर की कहानी सुनाते हैं। अब बात करते हैं हमारे पहले तरह के सुरागों की, यानी पुरातात्विक सुराग। ये वो ठोस चीजें हैं, वो सबूत हैं जो सदियों बाद भी हमारे सामने मौजूद हैं और हमें सीधे उस समय से जोड़ते हैं। हमारा पहला सुराग है सिक्के। जरा सोचिए, ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े कितनी बड़ी कहानी बताते हैं। ये सत्ता, व्यापार और बदलते राजनीतिक कंट्रोल के निशान हैं। खिलजी के सिक्के बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत का असर यहाँ तक था। वहीं शिंदे के सिक्के मराठों की मौजूदगी का सबूत देते हैं। और दरभंगा या पटना का टकसाल शहर होना, इससे पता चलता है कि ये इलाके आर्थिक और रणनीतिक तौर पर कितने अहम थे। अगला सुराग है शिलालेख। ये समझिए कि पत्थर पर लिखी गई ऑफिशियल घोषणाएं हैं जो हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। ये हमें पक्की तारीखें, नाम और शासन के ऐलान बताते हैं। जैसे शेरशाह का शिलालेख उसके शासन की पुष्टि करता है, लेकिन मनेर ताम्रपत्र जैसे गैर फारसी लेख और भी दिलचस्प हैं, क्योंकि ये हमें उन छोटे छोटे राज्यों के बारे में बताते हैं जिनका जिक्र शायद बड़ी बड़ी किताबों में ना मिले। आप जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार में पूरे 70 स्मारकों की हिफाजत करता है। 70। ये संख्या हमें बताती है कि इतिहासकारों के पास भौतिक सबूतों का कितना बड़ा और कीमती खजाना मौजूद है। और ये हमें हमारे तीसरे सुराग तक लाते हैं, स्मारक। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये पत्थर में कही गई कहानियां हैं। शेरशाह का शानदार मकबरा उसकी ताकत और आर्किटेक्चर की समझ दिखाता है, तो रोहतासगढ़ का किला उस दौर की सैन्य रणनीति की गवाही देता है। हर स्मारक उस समय के समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था की एक झलक देता है। तो ठीक है, हमने जमीन से निकले सबूतों को देख लिया। अब चलते हैं लिखित रिकॉर्ड्स की दुनिया में। यहाँ हमें उस दौर की असल आवाज़ें और कहानियां सुनने को मिलती हैं। सबसे पहले आते हैं फारसी तुर्की वृत्तांत। मिन्हाज-उस-सिराज की तबकात-ए-नासिरी या अबुल फजल के अकबरनामा के बारे में सोचिए। ये एक तरह से ऑफिशियल दरबारी इतिहास हैं। ये हमें राजनीतिक घटनाओं, शासकों और जंगों के बारे में ऊपर से एक नज़रिया देते हैं। ये सल्तनत और मुग़ल दौर में बिहार की अहमियत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू क्या है? शाही दरबारों से दूर हमें स्थानीय भाषाओं में लिखा गया साहित्य मिलता है। ये किताबें हमें बिल्कुल अलग नजरिया देती हैं। विद्यापति की कीर्तिलता जैसी रचनाएं हमें उस समय की क्षेत्रीय संस्कृति, समाज और भाषा के बारे में बताती हैं। ऐसी बातें जो शाही दस्तावेजों में कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो हमने राजनीति और समाज की बात कर ली, लेकिन लोगों की अपनी अंदरूनी दुनिया का क्या? उनकी आस्था, उनकी आध्यात्मिकता, उसे समझने के लिए हमें एक बिल्कुल अलग तरह के लेखन की ओर मुड़ना होगा। और वो है सूफी साहित्य, जिसकी 3 मुख्य धाराएं हैं। पहला, तज़किरा यानी सूफी संतों की जीवनियाँ। फिर हैं मकतूबात, जो गुरुओं के अपने शिष्यों को लिखे गए खत हैं जिनमें रूहानी तालीम होती है। और आखिर में मलफूजात यानी संतों की बातचीत और उनके उपदेशों का रिकॉर्ड। ये तीनों मिलकर हमें शासकों से दूर आम लोगों की आस्थाओं और उनकी चिंताओं के करीब ले जाते हैं।
तो हमने अपने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, पुरातात्विक सबूत, लिखित गवाहियां। अब आता है जांच का आखिरी और सबसे जरूरी कदम, कहानी को जोड़ना। और यहीं इतिहास का सबसे बड़ा नियम सामने आता है। कोई भी एक स्रोत, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। तो फिर इतिहासकार पूरी तस्वीर बनाते कैसे हैं? देखिए, सिक्के और स्मारक एक बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं, उस दौर की राजनीतिक और आर्थिक हकीकत का। शिलालेख उस ढांचे में पक्की तारीखें और नाम जोड़कर एक टाइमलाइन बनाते हैं। फिर दरबारी इतिहास उस टाइमलाइन पर बड़ी बड़ी घटनाओं की कहानी सुनाते हैं। और आखिर में स्थानीय और सूफी साहित्य, वो इस पूरे ढांचे में जान डाल देते हैं, उस दौर के लोगों की सामाजिक और रूहानी दुनिया को हमारे सामने लाते हैं। तो मध्यकालीन बिहार की एक सच्ची और गहरी तस्वीर तभी उभरती है जब इन सभी अलग अलग सुरागों को एक साथ बुना जाता है। असली काम सिर्फ सुराग इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ बुनकर एक मतलब की कहानी बनाना है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। इतिहास क्या है? सिर्फ तथ्यों का एक कलेक्शन, या उन तथ्यों से बुनी गई कहानियों की एक व्याख्या? सोचने वाली बात है ना?